लाइफ इन भिवंडी के पॉलिटिकल पॉडकास्ट पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। इस पॉडकास्ट में हम भिवंडी के पॉलिटिकल सीन के बारे में बात करेंगे। यहाँ की पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जिसमें नए लीडर्स का उभार, पुरानी पार्टीज़ का इम्पैक्ट और वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस सब कुछ शामिल है। हम डिस्कस करेंगे कि लोगों के यहाँ पे कौन से इश्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, किस तरफ हवा है और आने वाले इलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस फर्स्ट एपिसोड के गेस्ट एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने काफ़ी मेजर इश्यूज़ पे बात की है, जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, NRC, CAA एक्सेट्रा। ये जो है ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, ऑल्सो नोन एज AIMIM पार्टी के पॉलिटिकल लीडर है, जिनका नाम है मिस्टर वारिस पठान। वेलकम सर। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बहुत अच्छे सर, चल रहा है सब माशाल्लाह। भिवंडी में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबको चाय पी रहे हैं, लोगों से दुआएं ले रहे हैं, बुजुर्गों की, माँ बहनों की, सबसे। और अच्छा माहौल लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं मिल रही है अल्लाह। हमारा ये छोटा सा लाइफ इन भिवंडी का स्टूडियो कैसा लगा आपको? ये लाइफ इन भिवंडी के मैं तमाम लोगों को बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका चैनल तो माशाल्लाह भिवंडी ही नहीं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर राज्य में, देश भर में बहुत फेमस है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं आपके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, ख़ास तौर से भिवंडी के तो हर आवाम के मोबाइल पे आप ही, हर एक के दिमाग दिल में हो। मेरी दुआ है कि और आप प्रोग्रेस करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। और जैसा कि आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह लोगों के पॉडकास्ट करते रहे और आपका चैनल और तरक्की कर। जी सर, थैंक यू सो मच। तो सर, एक काफ़ी क्यूरियोसिटी सी है कि आपका जो फॉर्मल प्रोफेशन है, मैंने सुना है कि वो एक लॉयर है, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मेरे पिताजी जज थे मुंबई में और मेरा बेटा भी लॉयर बन गया अभी तो मैं लॉयर फैमिली से है। और अगर अब तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में आ गए 2014 से, MLA बन गए आके। आपने आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है? मैं एजुकेशन मुंबई में, मैंने SSC पढ़ा वहाँ पर मसगांव में। कॉलेज गए, फिर वहीं पर हाजी अली लालास कॉलेज में थे। फिर गवर्नमेंट लॉ में लॉ किया, लॉ ग्रेजुएट हुए, लॉ प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस अच्छी खासी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र था। और काम किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहे उसमें भी। और अचानक एक दिन ऐसा लगा कि कुछ दोस्तों ने कहा, वारिस भाई चुनाव लड़ेंगे। कहा यार चुनाव कैसा लड़ सकते, अपने को आइडिया तो है नहीं, अपन तो खाली वोट डालते जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो अपन एफिलिएटेड नहीं है। तो कौन सी पार्टी? बोले AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। तो मैं बोला मैं जानता हूँ। असद ओवैसी साहब का मैं देखा था पार्लियामेंट की स्पीच, और अकबर भाई की स्पीच तो थी फेमस। तो बोला पार्टी, लेकिन अपना कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल है नहीं। तो बताया कि पहली मरतबा पार्टी भी लड़ रही है MLA इलेक्शन, और आपको बाइकल्ला से लड़ेंगे क्या? बोला यार मैं तो बाइकल्ला छोड़ दिया 1998 में ही, मैं बांद्रा में शिफ्ट हो गया हूँ। तो लोग लेकिन है मेरे वहाँ पर, राब्ता तो मेरा रहता ही है। मेरा बचपना जिस जगह गया, जहाँ गोटी खेल के बड़े हुए, पतंग उड़ाई, कीचड़ों में, गटरों में भाग दौड़ के बड़े हुए, तो जगह तो अपनी मोहब्बत आज भी वहाँ से तो लगी हुई है। और यकीन मानिए, मैं 23 सितंबर के दिन में फर्स्ट टाइम पे अकबर ओवैसी साहब को बलवास में मिला, बॉम्बे में। बोले यार फॉर्म भरना है ये वो, क्योंकि कोई आ नहीं। मैं बोला ठीक है साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं, ये भी ट्राई मारेंगे पॉलिटिक्स में। मैं तो कभी कॉरपोरेशन में नहीं लड़ा हूँ सब। अरे बोले आप लड़िए, इंशाल्लाह ताला, देखिए आपको जैसा चुनाव में घुसेंगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है। तो 23 सितंबर को मैं पहली मरतबा मिला और 19 अक्टूबर को मैं बाइकल्ला का MLA बन गया। ये थी मजलिस की ताकत, लोगों की मोहब्बत। और काफ़ी मुझे लोगों ने मोहब्बत दी हमारे एरिया में, और मुझे MLA बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा। उसके बाद से तो देख ही रहे आप क्या अच्छा है। काफ़ी अच्छा सीन है आपका, बहुत कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन भी बोला जाता है आपको। मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपकी लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बाइकल्ला थी MLA के लिए, तो दिस टाइम व्हाई डिड यू चूज भिवंडी? देखिए, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। अब पार्टी ने मुझे कहा कि वारिस भाई भिवंडी में से आप लड़िए। मैं कहा साहब क्यों? बोले देखिए सोचिए, भिवंडी है, बाइकल्ला है, जहाँ से भी आपको, तो बाइकल्ला में हमारे पास ये, अगर आप भिवंडी जाएंगे तो नई जगह, नए लोग, अपनी वहाँ पे यूनिट भी है, और एक ट्राई करिए। तो पार्टी का जो फैसला होता है वो पिछले 10 बरस से तो मैंने आँख बंद करके
माना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी ने जो भी मेरे लिए फैसला किया है वो बहुत मेरी बेहतरी के लिए किया है, पार्टी की बेहतरी के लिए किया है और लोगों की समस्याएं देखते हुए फैसला किया है। तो लब्बैक किया मैंने। जो पार्टी ने बोला ठीक है वारिस भाई यहाँ से लड़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर दिया अपन ने। तो आपकी पार्टी के बारे में थोड़ा सा ऐसा था कि लोग काफ़ी बोलते हैं कि AMIM धर्म की राजनीति करती है, इस पे आपके क्या व्यूज़ है? ये देखिए, AMIM जो है ना, आज की तारीख में पूरे देश की मजलूमों की, दलित भाइयों की, माइनॉरिटीज़ की एक आवाज़ है, उनके हक इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप देख लीजिए हर फोरम पे, चाहे पार्लियामेंट आप देख लीजिए, चाहे आप टीवी चैनल्स पे देख लीजिए, पब्लिक फोरम में देख लीजिए, जहाँ पर भी उन्होंने हमेशा से माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाया। CAA का तो कानून फाड़ के फेंक दिया था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्पीचेस देते हो पार्लियामेंट में, वीडियोस देखी है मैंने। कंट्रोवर्शियल नहीं देते, वो संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, मगर जिन लोगों को ऐसा लगता है ना रे कि हम फंस गए, तो बोलते अरे तो कंट्रोवर्शियल, जबकि वो पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी है, वेल रेड आदमी है और माशाल्लाह लोग उनको पसंद भी करते हैं और लोगों के हर मसले के ऊपर बोलते हैं। मेरे को अगर मेरी पार्टी का, मैं नहीं भी होता उनकी पार्टी का पहले, तो भी बोलता नहीं, वाकई में एक आदमी है जो कौम मिल्लत का दर्द हमदर्दी रखता है, माइनॉरिटी का दर्द हमदर्दी रखता है और एक अच्छा काम कर रहे हो। उनकी पार्टी का, हमारी पार्टी का आपको बताऊंगा मैं, हैदराबाद कभी आप जाइए और देखिए काम किया क्या। सुना बहुत है मैंने उसको। देखिए जाके अपनी आंखों से, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, देश का कोई भी नेता, कोई भी लीडर ने वैसा काम नहीं किया होगा जो हैदराबाद में हमारी पार्टी ने किया है। अकबर ओवैसी साहब ने जो हॉस्पिटल्स के लिए किया है, जो अपने तालीमी इदारों के लिए किया है, जो स्कूल्स कॉलेजेस के लिए किया है, वाकई में तारीफ के काबिल बात है। ये एक इंडिविजुअल आदमी भी जो दूसरी पार्टीज के भी लोग हैं, कभी हमको मिलते हैं यहाँ वहाँ दावतों में, तो वाकई में बोलते हैं कि यार पार्टी ने तेलंगाना में जो अकबर ओवैसी साहब ने काम किया वैसा कोई काम मतलब नहीं कर सकता एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में। तो मुझे भी खुशी होती है, अपना भी कॉलर अप होता है कि अपनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, उस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्राउड एक फीलिंग, प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जो वाकई में लोगों की हित में, लोगों की सेवा करने में मानती है, सोशल कॉजेज लेती है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए काम करती है, तो खुशी होती है। तो जब कौम के बारे में बात आती है तो क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की अपनी एक क़यादत होना चाहिए, और अगर क़यादत ये होना चाहिए तो क्या वो AIMIM से होनी चाहिए या कोई दूसरी मुस्लिम पार्टी से होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? कि आज अगर आप किसी को पूछेंगे जाटों को आपका नेता है तो बोलेंगे हाँ, यादवों को आप पूछेंगे आपके नेता है तो बोलेंगे हाँ, मुख्तलिफ लोगों को आप पूछेंगे आपके नेता है तो बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर आप मुसलमान को सवाल करोगे कि तुम्हारा कोई नेता है तो बोलेंगे क्यों नहीं है। आज 18% के करीब आबादी है देश की और उसका कोई नेता नहीं, क्यों नहीं? तो हम तो चाहते हैं, हमको नेता बनने का कोई शौक नहीं, ना मुझे ना असद भाई को, किसी को। हम तो चाहते हैं कि हम आपके बीच में नेता बनाए, लीडरशिप तैयार। मुसलमानों को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन मुत्तहिद होंगे, इत्तेहाद पैदा करेंगे तो यकीनन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये लोग का स्लोगन है। पर उसमें बताइए आप कितने मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन लोग करते हैं? नहीं करते। आज महाराष्ट्र का चुनाव गया, अभी आपने देखा होगा, लोकसभा का 48 सीटें थी महाराष्ट्र में, 48 में से एक भी मुसलमानों को ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? 18 MLC की सीटें एक भी मुसलमानों को उसने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो अगर आप मुसलमानों को ना टिकट दोगे, ना चुनाव के अंदर उनको लाओगे, ना उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, तो किस तरह से कौम आगे बढ़ेगी? हाँ, आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं हो रहा है। इसलिए तो आज एजुकेशन में, जॉब में, इकोनॉमिकली वाइज एक मुसलमान पिछड़ा वो वर्ग हो गया, हमारे दलित भाइयों से पीछे चला गया। क्योंकि हमारे रहनुमा तो हमने चुन लिए बहुत सारे, मगर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। मुंह में दही जब जाता है जब मुसलमानों के हक की बात आती है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, कथाकथित सेकुलर पार्टियां खामोश बैठ जाती है, आवाज़ उठाता है सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी साहब। आज वक़फ़ का हो गया, वक़फ़ बिल अमेंडमेंट आ गया जिसमें हमारे गरीबों का, मजलूमों का अधिकार है, हमारे कब्रस्तान, मसाजिद। जब बिल पास हुआ तो असद ओवैसी साहब ने पूरी तरह से उसका विरोध किया, काफ़ी दूसरे MPs ने विरोध किया, लेकिन जिनको हमने हमारे वोट दे दे के जिताए थे, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों को जो हमने लोकसभा में वोट दिए, मुसलमानों ने खास तौर से रूबटा को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिए भर भर के, तो यकीन मानिए आप, जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ 2024 पार्लियामेंट में, तो ऑब्जेक्शन तो दूर की बात रही, बिल पेश होने की वजह से 9 के 9 सांसद उबटा के गायब हो गए वहां से। अब दूसरे उनके साथ ही जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं? कोई बोलने को तैयार नहीं है मुसलमानों के लिए, भाई ये हो रहा है, कुछ बोलिए। रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी कर दी। देखिए, मेरा एक यकीन है
और 100% मुझे यकीन है कि देश का ही नहीं दुनिया का कोई भी मुसलमान अपने हुजूर आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब उसको बाजू में बिठाते हैं स्टेज के ऊपर, हाँ, और उसको बोलते हैं तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ना संविधान को मानते हैं ना इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली आपने देखी नहीं होगी देश के अंदर के प्रोटेस्ट में जो निकाला था। इम्तियाज भाई औरंगाबाद से आए, हम लोग सब जुड़े और पूरी मुंबई के अंदर सियासत रैली नहीं थी, ये एक बस प्रोटेस्ट था कि उसको अरेस्ट किया जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो लॉ ही है ना, कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। केस तो नहीं हो रहा उन पे, केस होता तो अरेस्ट भी नहीं होते। अरे यहाँ तक लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि तुम्हारी मस्जिदों में घुसेंगे, चून चून कर मारेंगे। हम जवाब दे रहे हैं, मैंने तो जवाब दिया ना उसको, मैंने कहा बेटा तू आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन मुझे यकीन है तू डायरेक्ट जाएगा स्ट्रेचर पे, इसलिए ये सारी बातें ना करे तो ज्यादा अच्छा। मगर ये तो बोलना चाहिए ना उनको अरेस्ट करो, हम ही उनका भी अरेस्ट डिमांड करें, सभी हम करें, फिर तुम वोट के हक से मानते हो। चलो बताओ, जब तुम्हारे हक की लड़ाई, तुम्हारे लिए पब्लिक सेफ्टी इशू सबकी लड़ाई अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ करे, मजलिस तुम्हारी हक के लिए करे, तो फिर तुम्हारे वोट का असली हकदार भी तो मजलिस हुआ ना, फिर आप किस हक से आते हो? सही बात है। तो इसलिए हम आते हैं लोगों के बीच में। ये तो काफी मतलब बड़ी बात हो गई, लेकिन ये भिवंडी सिटी पे आके बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बाहर वाला बोले जा रहा है, बोले यहाँ के नहीं है, बाहर वाले हैं, बाहर वाले, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये ही सब अफवाहें फैलाई जा रही है लोगों को बहकाने। कैसा बाहर वालों, मैं तो यहाँ वाला हूँ। अरे मैं तो कहूँगा मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों से कि मेरा तुम्हारा तो अपनापन है, मैं तो 1400 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मैं कम से कम कलमे की बुनियाद से तो जुड़ा हुआ हूँ तुम्हारे साथ। बाहर वाले तो इस टीम के अंदर भी आएंगे तो उनको बाहर वाला बाल वाला बोल के आज अल्हम्दुलिल्लाह काम जो भी काम कर रहा है उसकी तारीफ होना चाहिए। बाहर का कोई नहीं होता, हम हमारी बेटी को बिहा के बेचते हैं कहीं पर, वहाँ जाके घर संसार बसा लेती है। बाहर वाली नहीं होती, अपने लोग होते हैं। ये अपने ही लोग हैं भिवंडी के जो वारिस पठान को अपना रहे हैं, वारिस पठान को मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग के दिलों में मैं बस गया हूँ जाके भिवंडी की, खास तौर से भिवंडी की वेस्ट की आवाम ने तो मुझे अपने दिलों में बसा लिया। मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे कल ऐसे मिल रही थी मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग भाई, यकीन मानिए मेरी आंख से आंसू आ गए। मैंने सोचा नहीं था इतनी मोहब्बत मुझे ये लोग देंगे। इन्होंने मुझे अपना लिया, मैंने भिवंडी को अपना लिया, मैंने भिवंडी को अपना घर बना लिया, मैंने बस गया हूँ यहाँ पे बस। तो आप जब यहाँ से कंस्टिट्यूट कर रहे हैं अपने इलेक्शंस, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये भिवंडी सिटी के सबसे मेजर इश्यूज क्या है? देखिए यहाँ जो मैं लोगों को मिल रहा हूँ, जो लोग मुझे बता रहे हैं, तो वो ऐसे इश्यूज है जो एक तो सड़कें बराबर नहीं है। लोगों का ये बोलना है कि वारिस भाई शिवाजी चौक तक सड़क आ सकती है लेकिन दीवान शाह बाबा तक सड़क बराबर नहीं जा सकती। गार्बेज का इशू है, गार्बेज क्लीन नहीं होता जिससे बीमारी फैलती है। तीसरा यहाँ पे पावर लूम के इशू है, जो मेजर इशू है वो सॉर्ट आउट करना है। बुनकर समाज के साथ जो जुड़ा हुआ इशू है उस पर तो हमारे पार्टी के सदर ने पार्लियामेंट तक के आवाज़ उठा लिया, असद साहब ने। बाद में जो सिविक इश्यूज के अंदर आप देखें, स्कूल्स का है, स्कूल्स की आप हालत देखिए कैसी खस्ता हालत में। तो इतने सालों से जो राज किए, हाँ मुझे बताइए उन्होंने क्या किया? आपने जिनको अपना नुमाइंदा बना के महाराष्ट्र की असेंबली में भेजा, उनका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कितने सवाल उन्होंने भिवंडी के लिए उठाए, एक भी नहीं, पूछ लेना उनको कितने सवाल उठाए उन्होंने भिवंडी के लिए। टॉरेंट का दूसरा इशू है, टॉरेंट का इशू जब आया, यकीन मानिए मेरे पास भिवंडी के लोग आए थे, मेरे पास मुंब्रा के लोग आए थे, यहाँ का एमएलए नहीं उठा रहा था, मगर यहाँ का बच्चा वारिस पठान बाइक अल्लाह का एमएलए था, मैंने असेंबली में उठाया टॉरेंट का इशू। और ऑलमोस्ट जो इशू है उसको सॉल्व कर रही थी सरकार, लेकिन इत्तेफाक से चला गया, चुनाव खत्म हो गया, मैं जा नहीं सका। मगर इस बार इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे लोगों ने मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजा, मुझे भिवंडी की आवाम ने चुन के भेजा असेंबली में, तो मैं टॉरेंट का मुद्दे को हल करके रहूंगा इंशाअल्लाह। जो जो मुद्दे हैं भिवंडी की आवाम के, तमाम मुद्दों को रखेंगे और हल करके लाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, वर्क इज आवर आइडेंटिटी, और हम अपनी बात रखने में माहिर हैं। अभी आपको मुझे ऐसा दिखता नहीं कि वो मुंह भी खोल सकता है, जुबान भी खोल सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन जरूर मजलिस का सिपाही है। हमारी जुबान की आतिशबाजी का इस मुकाबला लोग नहीं कर सकते ऐसा, और हम हक की लड़ाई लड़ते हैं ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। और भिवंडी वेस्ट की आवाम को मैं बोलना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को भी सड़कें अच्छी मिलेगी, स्कूल अच्छी मिलेगी, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। ये वारिस पठान का वादा है इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी मतलब वर्किंग है ये टोरेंट के इशू पे, क्योंकि हर इलेक्शन यही होता है कि लोग यही एक मुद्दे को लेकर
अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग करते हैं, आपकी इस पे वर्किंग स्पेसिफिकली क्या है और कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप अपनी कैंपेनिंग चालू कर रहे हैं? देखिए, मैंने मुद्दे आपको गिना ना, जैसे रोड्स का जो मुद्दा है, सेवरेज का, ड्रेनेज लाइन का, स्कूल का, सारे मुद्दे सिविक से जो जुड़े हुए, डेवलपमेंट के, विकास के, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और यकीन है लोग इस बात को मानेंगे। ये सारे मुद्दे और प्लस हक इंसाफ की लड़ाई भी है, हम अधिकार की भी लड़ाई है। ये भिवंडी की आवाज जो आज तक महाराष्ट्र की असेंबली में नहीं गई, महाराष्ट्र की असेंबली में कभी भिवंडी के लिए कुछ मांगा नहीं गया, ये वो लड़ाई लड़ेगा वारिस पठान और भिवंडी की आवाम के लिए मांगेगा हक और इंसाफ। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं मेरी भिवंडी की आवाम को। सब चीज को टारगेट कर लिए अपने कैंपेन में। तो जैसे कि अभी बहुत सारी और पार्टीज है भिवंडी में जो अपना इलेक्शन में अपना काम कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी तो रेस में है ही, तो और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब की बार। तो ये सब के बीच में आप खुद को कहाँ पर दिखते हैं? देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दिया है। सब लड़ रहे हैं चुनाव, हम भी लड़ रहे हैं चुनाव, मगर यहाँ देखा जा रहा है कि गठबंधन है कि नहीं, टूट गया मुझे पता नहीं है किसके साथ को। कल तक हम समझ लेते महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में, ये जो आपने नाम लिया वो पार्टियां, पर आपकी बात से तो लगता नहीं कि गठबंधन, तो इनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और जनता है, जनता, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो जनता है वो असल है, जो अपने वोट का जो अधिकार संविधान में दिया है उसको पूरी बाखूबी ईमानदारी के साथ निभाती है। जनता का जो भी फैसला होता है सबको मानना पड़ता है, मगर जनता उस नुमाइंदे को चुनकर भेजेगी जो उनकी आवाज़ बनेगा, जो उनकी हक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो उनके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए स्कूलें, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाने की आएगा आगे, जो उनके लिए साथ खड़ा रहेगा कंधे से कंधा मिलाकर। जनता, मुझे यकीन है, उसी के साथ जाएगी। और पूरा जनता को दिख रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो सारी खूबी, क्वालिटी है, और हमको यकीन है कि हम बीजेपी को तो हरा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हराएंगे हम उनको, और इस मरतबा भिवंडी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। भिवंडी वेस्ट का पब्लिक इमोशन तो कुछ और ही बोलता है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल फाइट है ना वो सेकंड पोजीशन के लिए हो रही है। जैसे फर्स्ट पे जो है हमारे एग्जिस्टिंग एमएलए महेश चोगले, मिस्टर महेश चोगले, बीजेपी के कैंडिडेट, बोल रहे हैं उनका तो स्पॉट फाइनल है विनिंग, जो लड़ाई बाकी सब लगे वो सिर्फ सेकंड स्पॉट के लिए हो रही है। इस पे आपका क्या बोले? पब्लिक इमोशन है। इंशाल्लाह ताला जब 23 तारीख को डब्बे खुलेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो है वहाँ पे वो किस तरह गुल होते हैं। और इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हाना ताला उसके हबीब के सदके तुफैल में कामयाबी देगा भिवंडी वेस्ट से इंशाल्लाह ताला। तो एक और बात ये थी कि आपकी पार्टी के खालिद गुड्डू, मिस्टर खालिद गुड्डू जो अभी जेल में है, उन्होंने भी IMIM से अपना फॉर्म भरा है। आप सभी तो एक ही पार्टी में, तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया? अब यही तो सोचने वाली बात है, उन्होंने क्यों भरा? अच्छा। जब वो तो जेल में थे, जेल से आए 2 घंटे के लिए फॉर्म भर के चले गए। पर जैसा कि मैंने कहा कि उनको भी अधिकार है, संविधान ने दिया है अधिकार, वो भर रहे फॉर्म। लेकिन पार्टी की तरफ से ये भी फॉर्म मुझे मिला, मैंने वो फॉर्म भरा और फॉर्म माशाल्लाह एक्सेप्ट हो गया मेरा, और हम कैंपेनिंग तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग मोहब्बत से भी नवाज रहे। एक पॉइंट ये भी था कि जो भिवंडी की यूथ है काफ़ी इमोशनल लोग हैं और इनके मेजर प्रॉब्लम्स है ड्रग्स का इशू और अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके ऊपर आपके क्या ख्याल है? देखिए, ड्रग्स का जो मीनेस है ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। ड्रग्स को तो जड़ से ख़त्म करना है। हमारे यहाँ भी था बाइकल्ला में, तो हमने पकड़ के खुद ने हमने पकड़ के उनको पुलिस के हवाले भी किया, मारा भी, सब किया। और यकीन दिलाता हूँ मैं कि भिवंडी में जो ड्रग का इशू है उसको इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का तो बिल्कुल पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो तो नहीं दिए, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला चुन के आएंगे तो हम जॉब फेयर्स लगाएंगे जिसमें हमको यकीन है बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें हिस्सा लेगी और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी। और भिवंडी के युवाओं से कहूँगा कि आप आइए उस जॉब फेयर के अंदर और फ़ायदा उठाइए, इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूर काम मिलेगा, जॉब ज़रूर मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भिवंडी के लोगों के लिए आपका कुछ मैसेज है तो वो दे दीजिए प्लीज़। ये भिवंडी की आवाम को मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा वारिस पठान आपसे हाथ जोड़ के अदबन निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है
कि मुझे अपना लो, मुझे अपनी दुआओं से नवाज दो, मुझे अपनी दुआओं से नवाज दो, मुझे अपना लो, अपने दिलों में मुझे जगह दे दो, मुझे मोहब्बतों से नवाजो, मेरे लिए दुआ करो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भिवंडी वेस्ट से कामयाब करो और महाराष्ट्र की असेंबली में आपकी आवाज़ बना के भेज दो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वारिस पठान आपके साथ खड़ा रहेगा, खांधे से खांधा मिलाकर। इंशाअल्लाह हम मिलकर भिवंडी का विकास करेंगे, हम मिलकर हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वेल सेड सर, सेशन बहुत इंस्पिरेशनल था, पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशनल था। आई होप पब्लिक भी ये इमोशन को समझेगी। फिर मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ वापस लाइफ इन भिवंडी पे। थैंक यू सो मच।